नमस्कार स्टूडेंट्स, D1 स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स और कंपटीशन एग्जाम के लिए जो मॉनेटरी नीति है, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति है, तो उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन मौद्रिक नीति के बारे में बात करते हैं। देखो, मौद्रिक नीति होती क्या है? देश में जितना भी जो आर्थिक संचालन है या आर्थिक संचालन का नियमन व नियंत्रण है, उसको करने वाला कोई ना कोई एक प्रधान या प्राधिकरण होता है। जैसे प्रत्येक देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है। जैसे इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड है, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इनका निर्माण इसलिए किया जाता है कि देश में जो मौद्रिक नीति है या मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका क्या किया जाए, नियमन, नियंत्रण व संचालन करने के लिए इनका होता है। उसी प्रकार भारत में भी जो रिजर्व बैंक है, आरबीआई, जिसकी स्थापना 1935 में 1 अप्रैल को होती है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की जाती है। तो उस बैंक, जो केंद्रीय बैंक है, वो इस मॉनेटरी पॉलिसी, इसका मौद्रिक नीति का क्या करता है, भारत में संचालन करता है। अब मौद्रिक नीति होती क्या है? देखो परिभाषा। मौद्रिक नीति वह नीति होती है जो केंद्रीय बैंक देश में मुद्रा की पूर्ति, ब्याज की दर, महंगाई या वस्तुओं की कीमतें हैं, उनका नियमन व नियंत्रण करती है। कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। इसकी सीधी सरल परिभाषा हो सकती है, वह नीति जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक मुद्रा की और साख की मात्रा को नियमन व नियंत्रित करता है। मुद्रा या साख की मात्रा को कम या ज्यादा करके देश का जो मौद्रिक नीति है या जो मुद्रा का प्रसार है, मुद्रा की पूर्ति है, उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो मौद्रिक नीति वह नीति है जो देश में मुद्रा की मात्रा या साख निर्माण या साख की मात्रा को नियमन व नियंत्रण करने का काम केंद्रीय बैंक करता है, और वही मौद्रिक नीति कहलाती है। ठीक है। अब मौद्रिक नीति के क्या होते हैं? विभिन्न उपकरण होते हैं। उन विभिन्न उपकरणों के माध्यम से केंद्रीय बैंक क्या करता है, उनमें संख्यात्मक परिवर्तन करके, संख्यात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, दो तरीके से क्या करता है केंद्रीय बैंक, उनमें परिवर्तन करके देश की मौद्रिक और जो आर्थिक प्रणाली है उसका नियंत्रण व नियमन करता है। तो उसके जो उपकरण है, उसमें कुछ उपकरण है वो मात्रात्मक, या उनमें मात्रात्मक उपकरण कहा जाता है, जिनमें संख्यात्मक परिवर्तन के आधार पे मौद्रिक नीति को नियंत्रण किया जाता है। और कुछ उपकरण ऐसे हैं जो गुणात्मक होते हैं, जिन्हें कम या ज्यादा किया जाता है, मात्रात्मक प्रभाव नहीं होता, उनके आधार पर उनको मौद्रिक नीति को नियंत्रित व नियमित किया जाता है। सबसे पहले जो उपकरण है उसमें बैंक दर आता है। बैंक दर क्या होता है? देखो, बैंक दर क्या होता है? केंद्रीय बैंक, जो व्यापारिक बैंक होते हैं, वो केंद्रीय बैंक के अधीन काम करते हैं। अर्थात केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश में व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, कार्य संचालन करते हैं। तो केंद्रीय बैंक से वो क्या करते हैं, उधार देते हैं। और उधार कौन सी प्रतिभूतियों पर? प्रथम प्रतिभूतियों पर। जैसे सोना है, उसके बाद उनकी कोई प्रतिभूतियां हैं, या उनका कोई जैसे बॉन्ड है, उनको वो क्या करता है, रिजर्व बैंक जब व्यापारिक बैंक को मान्यता प्रदान करता है, तो उस समय वो क्या करता है, उसको एक बॉन्ड जारी करता है, अर्थात अपनी सहमति जारी करता है। कौन? केंद्रीय बैंक। तो व्यापारिक बैंक क्या करता है, केंद्रीय बैंक से उधार लेता है। अब ये उधार होता है वो दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले बैंक दर क्या होती है? बैंक दर वह दर होती है जो केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को दीर्घकाल के लिए उधार देता है, और उस पर जो ब्याज लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, बैंक दर कहलाता है। परिभाषा देखिए, बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर कर्ज प्रदान करता है। कौन कर रहा है? केंद्रीय बैंक। किनको? व्यापारिक बैंक को प्रथम प्रकार की प्रतिभूतियों पर। ठीक है। ये दीर्घकाल के लिए होता है। किस काल के लिए होता है? दीर्घकाल के लिए। और वर्तमान में जो बैंक दर है वो 5.40। वर्तमान में जो लॉकडाउन और जो कोरोना काल है उसमें बैंक दर काफी परिवर्तित है, अर्थात जो सामान्य काल में बैंक दर और रहती है उससे काफी परिवर्तित किया गया है इनको। ठीक है। तो बैंक दर को अब देखो,
जैसे देश में इस वक्त मान लो मुद्रा का प्रसार ज्यादा है बाजार में, ठीक है, तो मुद्रा का प्रसार कम करना है तो बैंक दर को क्या कर दिया जाएगा, बैंक दर को बढ़ा दिया जाएगा। बैंक दर को बढ़ा दिया जाएगा तो व्यापारिक बैंक क्या करेगा, केंद्रीय बैंक से कर्ज कम लेगा। जैसे मान लो वर्तमान में बैंक दर है वो मान लो 5% है, माना है। अब देश में पैसा ज्यादा है या तरलता ज्यादा है बाजार में, उस तरलता को कम करना है, तरलता को कम करना है तो बैंक दर मान लो 5 से 7% कर दिया, 7% कर दिया। अब व्यापारिक बैंक के ब्याज दर क्या हो रही है, 2% अधिक ब्याज दर लग रही है। व्यापारिक बैंक के ब्याज दर है वो कितने प्रतिशत अधिक लग रही है, 2%। तो व्यापारिक बैंक क्या करेगा, केंद्रीय बैंक से उधारे कम कर देगा। उधार कम कर देगा तो क्या होगा, जो व्यापारिक बैंक है वो ग्राहकों को पैसा क्या करेगा, कम दर पर देगा। इसलिए ग्राहक क्या करेंगे, व्यापारिक बैंक के पास ज्यादा ग्राहकों को देने के लिए पैसा नहीं होगा, तो बैंक दर के माध्यम से जो केंद्रीय बैंक है वो संपूर्ण देश में जो मौद्रिक या मुद्रा की मात्रा या पूर्ति है उस पर नियंत्रण करता है। दूसरा जो उपकरण है वो रेपो दर है, जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को दैनिक लेन देन हेतु ओवरनाइट, जैसे इसको ओवरनाइट भी बोलते हैं, एक दिन के लिए व्यापारिक बैंक को मान लो उधार चाहिए एक दिन के लिए, क्योंकि व्यापारिक बैंकों को दैनिक लेन देन के लिए क्या होते हैं, हर समय उधारे चाहिए होते हैं। तो दैनिक लेन देन के लिए जब व्यापारिक बैंक दैनिक लेन देन हेतु अति अल्पकाल के लिए उधार देता है, केंद्रीय बैंक देता कौन है, केंद्रीय बैंक देता है। देता किनको है, व्यापारिक बैंकों को। ध्यान रखना, अति अल्पकाल, वन डे या एक रात के लिए, पहले दिन दिए दूसरे दिन वापस जमा करवाना पड़ता है, तो उस पर जो ब्याज दर होती है वो ब्याज दर क्या कहलाती है, रेपो दर कहलाती है। और वर्तमान में रेपो दर है 5.15%। ठीक है। अब रेपो दर के बाद में आता है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स, देखो रिवर्स शब्द का फर्क है। इसमें क्या होता है, केंद्रीय बैंक किसको दे रहा है, व्यापारिक बैंक को दे रहा है, और रिवर्स में व्यापारिक बैंक किसको देते हैं उधार, केंद्रीय बैंक को देते हैं। जैसे व्यापारिक बैंक है उसका दैनिक लेन देन हुआ, व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक का क्या होता है, एक बैंक, प्रत्येक जो बड़ा कस्बा होता है उसमें एक केंद्रीय बैंक का प्रतिनिधि बैंक होता है। ठीक है। उस बैंक में क्या होते हैं, आरबीआई के जो भी जमा या उधार है वो सारे के सारे उस बैंक में जमा करवा दिए जाते हैं। ठीक है। जैसे देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास, अर्थात व्यापारिक बैंक, दिन भर के कामकाज के बाद रकम बच जाती है, कुछ केस बच जाता है, उस केस को ये लोग किसके पास जमा करा देते हैं, आरबीआई के पास जमा करा देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें क्या देता है, ब्याज देता है। ध्यान रखना, रिवर्स रेपो दर सदैव रेपो दर से कम होती है। और 1934 का जो एक्ट है आरबीआई एक्ट, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि रिवर्स रेपो दर से सदैव कितना प्रतिशत कम होता है, 1% कम होता है। लेकिन वर्तमान में 1% कम नहीं है, क्योंकि ये 4.20 है और ये 5.15 है। तो वर्तमान में 1% वाला आंकड़ा इनके बीच नहीं है, क्योंकि ये अति आवश्यक कोरोना काल है, इसलिए यहां पर अभी थोड़ा सा बदलाव हुआ है। ठीक है। तो ध्यान रखना, रिवर्स रेपो दर क्या होता है, व्यापारिक बैंक दैनिक कामकाज के जो पैसे हैं, रकम बच जाती है कामकाज के बाद, दिन भर के कामकाज के बाद, उसको क्या करता है, केंद्रीय बैंक का जो प्रतिनिधि बैंक होता है, जो प्रत्येक कस्बे या देश में अलग अलग जिला स्तर पर होता है, उसके पास जमा करा देता है। अब उसके पास जमा कराया तो उस पर क्या होता है, केंद्रीय बैंक क्या करता है, आरबीआई जो है वो व्यापारिक बैंकों को उन जमाओं पर जो ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में खुले बाजार की क्रियाएं। तीसरा जो है खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब है, केंद्रीय बैंक क्या करता है, अपनी प्रतिभूतियों, बॉन्ड, इनको क्या करता है, बाजार में क्रय करने का और विक्रय करने का काम करता है, उसे खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। ये खुले बाजार की क्रियाएं करने के लिए केंद्रीय बैंक डाकघरों का, व्यापारिक बैंकों का या अन्य जो सरकारी कार्यालय होते हैं उनका उपयोग करता है। अब इसमें क्या करता है, इसके माध्यम से केंद्रीय बैंक क्या करता है, व्यापारिक बैंकों के द्वारा देश की जो मुद्रा की तरलता है उसको कम या ज्यादा कर सकता है। जैसे मान लो देश में मुद्रा की तरलता कम है, उसको बढ़ाना है, तो क्या करेगा,
केंद्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों का क्या करेगा, क्रय करेगा, खरीदेगा, अर्थात खरीदने पर पैसा बाजार की तरफ जाएगा, और अगर तरलता ज्यादा है बाजार में तो इनको क्या करेगा, बेचेगा, विक्रय करेगा, जिससे बाजार की तरलता क्या होगी, किसके पास आएगी, केंद्रीय बैंक के पास आएगी, और अर्थव्यवस्था को वापस क्या कर देगा, नियमित व नियंत्रित कर देगा। उसके बाद में अगला है करंट रिजर्व रेशियो, नगद कोषानुपात। देखो नगद कोषानुपात और वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर और सीआरआर, इनमें एक मूलभूत अंतर है, ध्यान रखना। एक तो रहता है केंद्रीय बैंक के पास जमा, और एक रहता है व्यापारिक बैंक के पास, स्वयं के पास जमा। अब देखो केंद्रीय बैंक के पास कौन सा रहता है, ध्यान रखना, सीआरआर रहता है, और व्यापारिक बैंक के पास कौन जमा रहता है, स्वयं के पास, वो रहता है एसएलआर। अब देखो सीआरआर की परिभाषा बताता हूं। नगद कोषानुपात वह कोषानुपात है जो किसके निर्देशानुसार, रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमाओं अथवा कुल मांग जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है, या रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, नगद कोषानुपात कहा जाता है। अब जैसे बाजार में तरलता ज्यादा है, तरलता ज्यादा है तो सीआरआर को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। अब सीआरआर जैसे मान लो किसी बैंक का 5 करोड़ है, 5 करोड़ है सीआरआर, अब सीआरआर बढ़ा दिया, अब मान लो सीआरआर हो गया 6 करोड़, 6 करोड़ हो तो 1 करोड़ क्या हो गया, सीआरआर बढ़ गया। अब व्यापारिक बैंक है वो 1 करोड़ बाजार में अपने ग्राहकों को नहीं दे सकता, इससे क्या होगी, बाजार की तरलता क्या होगी, वापिस किसकी तरफ आएगी, बैंकों की तरफ आएगी। तो इस प्रकार वो नियंत्रित कर सकता है। दूसरा है वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात वह अनुपात है जो केंद्रीय बैंक के निर्देशानुसार व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं, कुल प्रतिभूतियों या कुल मांग जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत स्वयं के पास हर समय रखना पड़ता है, उसे वैधानिक, वैधानिक एक कानूनन शब्द है, कानूनन तरलता अनुपात, अर्थात हर समय अपने पास रखना पड़ता है, उसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। सीआरआर के बारे में आरबीआई एक्ट 1934 में यह कहा गया है कि सीआरआर 3% से 15% हो सकता है, और वर्तमान में सीआरआर कितना प्रतिशत है, 4%। एसएलआर के बारे में आरबीआई एक्ट 1934 में कहा गया है कि ये अधिकतम कितना प्रतिशत हो सकता है, अधिकतम 40% तक इसको किया जा सकता है। अब देखो नगद कोषानुपात की गणना कैसे करते हैं, नगद कोषानुपात की गणना, क्योंकि ये दैनिक होता है भाई, प्रतिदिन होता है। अब देखो इसकी गणना कैसे करते हैं, नगद कोषानुपात। मान लो किसी बैंक में 200 करोड़ उसका सिस्टम है, ठीक है, अब उसका जो 50 करोड़ है वो उसका दैनिक लेन देन का हो जाता है, तो कितना बचा, 150 करोड़, 150 करोड़ बच गया। अब 150 करोड़ का कितना प्रतिशत, 4%, 150 का 4% कितना होता है, 6, 150 का 4% कितना होता है, 6 करोड़, कितना होता है, 6 करोड़। अब 6 करोड़ इसमें से निकाल दो, ये कितना हुआ, 144, अर्थात ये 6 करोड़ है वो किसके पास जाके जमा हो जाएगा, केंद्रीय बैंक के पास जाके जमा हो जाएगा, और ये प्रतिदिन बदलता रहता है, क्योंकि जो दैनिक लेन देन या कुल जो पैसा है वो कम या ज्यादा रोजाना होता रहता है, इसलिए ये बदलाव होता रहता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी बदलाव होता है, ये भी क्या होता है, निश्चित प्रतिशत होता है, उतना प्रतिशत केंद्रीय पे, जैसे मान लो एक दिन में 100 करोड़ बैंक के पास ज्यादा आ गए, 100 करोड़ ज्यादा आ गए, 100 करोड़ ज्यादा आ गए, मान लो एसएलआर कितना प्रतिशत है, 20% है, एसएलआर 20% है, 100 करोड़ आ गए, तो 20 करोड़ एसएलआर में क्या हो जाएगा, और बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार से ये मौद्रिक नीति के जो 6 उपकरण थे वो हमने आज पढ़े। आगे के जो गुणात्मक उपकरण हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।